नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक तत्व। जैसा कि अभी हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और हमने ब्रिटिश संविधान में कैबिनेट का अध्ययन किया, प्रधानमंत्री का अध्ययन किया, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति का अध्ययन किया। तो ये अक्सर प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अधिनायक है? तो रेमजे म्योर एक विद्वान हुए हैं जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के पद के संबंध में ऐसा कोई विचार व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिनायक के रूप में कल्पना करना पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहयोगियों के बिना कुछ नहीं है और वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता है। डॉक्टर फाइनर भी ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री सीजर नहीं होता, वह ऐसी देवी शक्ति नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके, उसके विचार भी अनुलंघनीय नहीं है, उसकी सत्ता का एकमात्र आधार यह है कि वो राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों के बारे में जो है चर्चा की जाती है। 1976 में कॉटर ने अपनी किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम था द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड, और उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक की स्थिति से बहुत अधिक दूर है। उसे कैबिनेट में अपने सहयोगियों, अपने राजनीतिक दल और लोक सदन में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक तत्वों के बारे में अगर हम कुछ विशेषताएं देखें जो उसकी स्थिति का निर्धारण करती हैं, तो वो कुछ निम्नानुसार है। पहली बात है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। तो प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप से तो इसी बात पे निर्भर करती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। लॉर्ड एक्समिथ के मतानुसार प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। एक और सर रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन, डिज़रेली, लॉर्ड जॉर्ज और विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मार्गरेट थैचर ने भी प्रधानमंत्री पद को ऊंचाइयों तक ले गई थी, और इस प्रकार हम देखते हैं टोनी ब्लेयर के समय में भी हमने देखा, जेम्स गॉर्डन ब्राउन जो है उनके टाइम में भी देखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद ने नवीन ऊंचाइयों को जो है उसका कार्य किया है। और एटली जैसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने सहयोगियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे। ये कहा जाता है कि ग्लैडस्टोन और डिज़रायली, ये जो प्रधानमंत्री थे, ये अपने सहयोगियों से अपनी बात मनवा लेते थे। तो इस प्रकार जेनिंग्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मंत्री उसे बनने देते हैं। दूसरा मुख्य विशेषता दलीय दृष्टि से सरकार के स्वरूप की है। अगर एक दलीय शासन व्यवस्था होती है तो एक प्रकार का प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, सर्वे सर्वा होता है। लेकिन अगर बहुदलीय या गठबंधन सरकार होता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति सीमित रह जाती है, नियंत्रित रह जाती है, उसे सारे दलों की बात सुननी होती है। गठबंधन में कुछ और एक दलीय व्यवस्था में कुछ और। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप भिन्न भिन्न है। इसी तरह से लोक सदन में प्रधानमंत्री का दल और दल में उसकी स्थिति क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है। प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही लास्की ने जैसा कि कहा है कि उसकी स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके दल से संबंधित है। जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है, मैं फिर से बताऊंगी कि जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है तब तक वह अपने राजनीतिक दल का नेता है और तभी तक उसे राष्ट्रीय महत्व की स्थिति प्राप्त रहती है। यदि वो अपने दल के समर्थन से वंचित हो जाए, यानी दल का उसको समर्थन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसका समस्त महत्व ही समाप्त हो जाता है। उसका हाल रेमजे मैकडोनाल्ड जैसा हो जाता है। नवंबर 1990 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और लोक सदन में उनके दल को बहुमत नहीं था, तो थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा और 28 नवंबर 1990 को जॉन मेजर ने प्रधानमंत्री पद का जो है पदभार ग्रहण किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक सदन में दल की स्थिति जो है वो नितांत महत्वपूर्ण है
और लोक सदन में जब दल की स्थिति अगर सशक्त होगी तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री भी सशक्त रहेगा। दल की स्थिति सशक्त का मतलब है कि लोक सदन में दल का बहुमत रहना चाहिए और जो प्रधानमंत्री है वो भी अपने राजनीतिक दल का नेता हो, तभी उसे राष्ट्रीय महत्व की स्थिति प्राप्त होती है। मान लीजिए दल का समर्थन ही नहीं हो तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए वो अपने दल में जो है वो एक कमज़ोर नेता हो तो भी उसकी प्रभावी स्थिति नहीं रहेगी। तो न केवल लोक सदन में उसके दल की स्थिति मजबूत रहना चाहिए, बल्कि दल के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति भी मजबूत रहनी चाहिए। तो ये आप देखते हैं। इसी तरह से तत्कालीन परिस्थितियां जो हैं वो भी बहुत काम करती हैं। समकालिक परिस्थितियां कैसी हैं? जिस समय प्रधानमंत्री पद पर वो व्यक्ति आसीन रहता है उस समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं, इस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए परिस्थितियां सामान्य हैं, विश्व राजनीति में भी परिस्थितियां सामान्य हैं और घरेलू राजनीति भी स्थितियां सामान्य हैं, तो प्रधानमंत्री के पद की स्थिति भी मजबूत रहती है। और अगर उसके कार्यकाल की परिस्थितियों में मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, युद्ध हो रहा हो या फिर आर्थिक संकट हो, वैश्विक आर्थिक संकट हो या विषम काल हो, कोई महामारी हो या कोई अन्य चीज़ें हों, तो ऐसी स्थिति में जब युद्ध होगा, आर्थिक संकट होगा, अन्य प्रकार के विषम काल होंगे भारी स्थितियों में, तो एक सीमा तक प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर काम कर सकता है। सामान्य परिस्थितियां होंगी तो प्रधानमंत्री को हर बात जो है वो मिलजुल कर निर्णय लेने होंगे, सारी स्थितियों पर चर्चा करनी होगी, लोक सदन में अपनी बात कहनी होगी। लेकिन अचानक अगर कोई आपातकाल आ जाए तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पदधारी जो है वो सशक्त हो जाता है, क्योंकि उसके विवेक के आधार पर उसे तुरंत अविलंब निर्णय लेने होते हैं। तो अविलंब निर्णय की स्थिति में जो है प्रधानमंत्री सशक्त बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, क्योंकि चर्चिल के टाइम में जो है वो विश्व युद्ध था और ऐसी स्थिति में जो है युद्ध हो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसी स्थिति में युद्धकालीन स्थिति रही, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री भी बहुत सशक्त बन जाते हैं। तो इसलिए आप देखें कि इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद का व्यक्तित्व कैसा है, वो खुद कैसा है, वो कितना नेतृत्व क्षमता से युक्त है, कितना कुशल उसका मार्गदर्शन है, वो कितना मजबूत व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका पर्सोना कैसा है। तो ये प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी निर्भर करता है। इसी तरह से दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप कैसा है। अगर एक दलीय व्यवस्था होती है तो शासन सत्ता भी सशक्त रहती है, और अगर बहुदलीय व्यवस्था रहती है, गठबंधन सरकार रहती है, तो गठबंधन के बाकी घटकों का कहना मानना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री की शक्ति उतनी अपेक्षाकृत सशक्त नहीं होती। इसी प्रकार से लोक सदन में अगर उसका दल मजबूत है, एक ही दल है और वो मजबूत है, तो उसकी स्थिति सशक्त होती है। और दल में उसकी खुद की स्थिति कैसी है, ये भी बात है कि उसकी स्थिति कैसी है। और सबसे बढ़कर समकालीन परिस्थितियाँ कैसी हैं। अगर वैश्विक संकट है, युद्ध है, आर्थिक संकट है, महामारी है, तो प्रधानमंत्री अपेक्षाकृत सशक्त होता है और सामान्य स्थितियों में तो सशक्त होता है। अच्छा, ये तत्व अलग अलग नहीं है, ये तत्व सारे मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक तत्व की प्रधानता हो तो वही हावी हो। बहुत सारे तत्व, जो बहुत सारे कारक हैं, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थितियों को निर्धारित कहते हैं। इसीलिए जेनिंग्स जैसे विद्वान ने ये कहा है, जेनिंग्स जो काफ़ी अच्छे लेखक है, टिप्पणीकार है ब्रिटिश संविधान पर, उनकी किताब का नाम है द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेनिंग्स जैसे विद्वान कहते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और व्यक्तित्व के साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। और इन अन्य कारकों में क्या है, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कैसी है ना, तथा उससे प्राप्त दल का समर्थन कैसा है, ये भी एक कारक है। मैंने बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ कैसी हैं, समकालिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये भी एक कारक है। तो जेनिंग्स जो टिप्पणीकार है ब्रिटिश संविधान के, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर और अन्य कारकों पर, जिसमें उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उसे प्राप्त दल के समर्थन के कारकों पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व भी हैं, जैसे
प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, खुद की मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति कैसे, मंत्रिमंडल में वो एक सशक्त है या नहीं है, और प्रधानमंत्री को व्यवहारिक राजनीति में कितनी सफलता प्राप्त हुई है और कितनी असफलता प्राप्त हुई है, ये भी एक कारक है। तो ये कारक भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पहली बात तो वो अधिनायक नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी, और दूसरी बात प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक के जो सारे तत्व हैं ये भी अहम है। तो आपसे परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है, इसलिए मैंने इस पर आपसे चर्चा की, और आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मेन कोर्स में तो आता ही है आपके, साथ ही आपके जो है बाकी एग्ज़ाम्स में जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए वो आपको मैंने बताया। और इसी के तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।